Hello everyone. So I am back on this channel with another lecture in the series of modern history. जैसा कि मैंने आपको बताया हम एंग्लो बर्मीज वॉर्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं. इसमें हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एनेक्सेशन है, ठीक है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको कैसे एनेक्स किया गया. Also we are talking about how East India Company is extending its rule towards the east of India, जहाँ पे बुर्मा और बाकी सारे टेरिटरीज़ को उसने कैसे कैप्चर कर लिया, हमने वो फर्स्ट और सेकंड में देखा. ठीक है, अब जब फर्स्ट और सेकंड वॉर हो गया, फर्स्ट वॉर हमने पढ़ लिया, सेकंड वॉर पढ़ लिया, हम उसको रिवाइज भी करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, सो दैट यू कुड कीप द इमेज इन योर हेड के कैसे, मतलब पुरानी जो चीज़ें हुई थी वो कैसे हुई थी और कैसे मोमेंटम बनते गए वॉर्स के. ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट बेसिकली इसमें डिस्कस वही करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट अन अकेडमी ब्रिंग्स यू द प्राइस हाइक अलर्ट. Okay, so an academy brings you the price hike alert. Those who are going for the subscription on an academy, they should use the code SIMPLEYT. I repeat it again, it is SIMPLEYT. ठीक है, ये कोड यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे. तो हो सकता है कि प्राइसेस में हाइक आ जाए, एंड इट इज़ लाइक नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड. लेकिन ये हाइक आने से पहले ही हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट बाय यूजिंग द कोड SIMPLEYT यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन विद अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ. ओके, सो गो एंड सब्सक्राइब नाउ विद दिस कोड. An Academy Aspire test. This is an all India free mock test for all the civil service aspirants. The pattern of the test paper would be on the basis of prelims, जो GS का पेपर होता है उसके जैसा ही होगा. एंड दिस टेस्ट वुड बी कंडक्टेड ऑन 2 dates ऑफ अ मंथ. ठीक है, 10th और 25th, ये 2 ऐसी डेट्स हैं जिनको ये टेस्ट कराया जाएगा. एंड रिसेंटली इट्स गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25th of October at 10 AM शार्प. तो अगर आप उस टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनरोल करना होगा. ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक्स दैट आर गिवन बिलो फॉर द एनरोलमेंट प्रोसेस. ये टेस्ट होने के बाद द एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टॉप 50 रैंकर्स. ओके, जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड होंगे उनके लिए फ्री सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी देगा. उनको यूपीएससी प्रिपरेशन उनकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. फाइन. और जो बाकी टॉप 50 रैंकर्स हैं उनके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस और अलग तरीके की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल कराई जाएंगी. Okay, this is an academy's special program where you will face no language barrier. First of all, it brings 3 different kinds of courses. इसमें आपको उनके जो lectures है, ठीक है, जो lessons है वो सारे अलग अलग languages में जिसमें भी आप comfortable feel करते हैं उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे. टेस्ट सीरीज़ भी उसी लैंग्वेज में होगी. जो भी डाउट क्लियरिंग सेशंस है, जो भी एजुकेटर्स हैं, एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, वो सब पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें ही कराई जाएगी. फाइन. तो ये जो कोर्सेज है ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं. तो इनका मैं एक बार डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँ कि पहला जो कोर्स है बैच कोर्स वो बाइलिंगुअल कोर्स है. इसमें आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा एज वेल एज इन इंग्लिश. ठीक है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेस एंड यू वांट टू लर्न इन बाइलिंगुअल मोड देन यू कैन गो फॉर बैच कोर्स विच आर टोटली बेस्ड ऑन बाइलिंगुअल. ठीक है, अब जो दूसरा है वो है हिंदी से जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो भी सारे लेसन्स लेक्चर मटेरियल जो हिंदी में आपको दिए जाएंगे, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी के बैचेस अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी इन इंग्लिश देन दे कैन गो फॉर प्योरली इंग्लिश बैचेस. ठीक है, ये जो बैचेस है ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं. यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन एन अकेडमी एंड गो फॉर दिस क्लासेस. नाउ व्हेन you are getting the subscription on an academy, you are getting unlimited benefits with it. Like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. ठीक है, अनअकैडमी की एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे एजुकेटर्स, ठीक है, सारे कॉम्पिटेंट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं. आपको इधर उधर नहीं भागना है. ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अनअकैडमी का होगा. ऑल्सो द रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस वुड बी देयर and the study material would be provided in PDF format as well.
फाइन। आंसर राइटिंग सेशंस में आपको जो आपका आंसर राइटिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने का एक चांस मिलेगा, एंड ऑल्सो यू वुड बी एबल टू स्ट्रेंथन अप योर लाइक दिस प्रेपरेशन ऑफ राइटिंग। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप ये पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसके दौरान कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने टाइम। ठीक है, आपको एक हर बच्चे को एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा, और वो पर्सनल मेंटोर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद हिम और हर। देन अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, आप इसमें इन्वॉल्व तो हो गए, अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये प्रोसेस आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। ओके, वेदर दिस इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस और नॉट। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आप लाइव टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। वो ज्वाइन करने के बाद आपको ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। ओके, आप जब वो टेस्ट देंगे तो उसमें जो रैंक्स आपको मिलेंगे वो ऑल इंडिया लेवल पर मिलेंगे। बेसिकली दिस इज़ वन डेमो जिसमें आपको इसमें आपको पता चलेगा कि जब रियल टेस्ट होगा, ओके, जो रियल एग्जामिनेशन होगा, तो उस टाइम पे जो मेंटल प्रेशर होगा वो किस तरीके से होगा। सो दिस इज़ जस्ट टू बिल्ड अप योर मेंटल status when you are going for the real examination. Okay, so these are the things that are written over here. You will be getting all those things with the subscription on Unacademy right from the starting, that is structured batches with top educators, to the last point of your journey, that is interview preparation. ठीक है, तो इस पूरे प्रिपरेशन, इस पूरी जर्नी के दौरान अनअकैडमी आपके साथ खड़ा हुआ है। वो आपकी परफॉर्मेंस, वो आपकी प्रिपरेशन को सिंसियरली ट्रैक करेंगे। ठीक है, wherever you are lacking, whatever you are whatever you are not understanding or you are feeling that this is not going to happen, तो अनअकैडमी आपके लिए हर एक स्टेज पर आपके साथ है। फाइन, नॉट ओनली जस्ट रिलेटेड टू सिलेबस बट ऑल्सो द मोटिवेशन, ओके, द स्ट्रैटेजी, द बुक लिस्ट, द टाइम टेबल, एवरीथिंग यू कैन डिस्कस एंड यू विल बी एबल टू शेयर विद अनअकैडमी। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर्ड बैचेस स्टार्ट होते हैं, टॉप एजुकेटर्स उनको लेंगे, उसके बाद बैचेस अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज प्रेफरेंस ही होगा, जो हिंदी में लेना चाहते हैं, इंग्लिश में या बाइलिंगुअल। देन सी ड्यू टू सम रीजन सम स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टडी ओनली एट नाइट, तो उनके लिए नाइट बैचेस है। ठीक है, ये नाइट बैचेस है जो रेगुलरली मतलब इनको जो टॉप एजुकेटर्स हैं वही लेते हैं। फाइन, तो ये आपको हेल्प करेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम टू स्टडी इन डे टाइम, देन यू कैन गो फॉर दिस लेट नाइट बैचेस। ओके, द 2-year बैच कोर्स इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप 2 साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो दैट द चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू दिस एग्जामिनेशन में इंक्रीज, तो आप 2 साल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फाइन, उसमें भी उतनी ही एफिशिएंसी से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, इनफैक्ट और ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी, सो दैट यू विल डायरेक्टली एंटर इनटू यूपीएससी। फाइन, जो सिलेबस कवरेज है उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी उसका ध्यान रखिएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो आपको ऑप्शनल्स के लिए इधर उधर नहीं भागना है। जितने भी रिसोर्सेज है ऑप्शनल्स से रिलेटेड, वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फाइन, ऑल द 3 फॉर्मेट्स, लाइक ऑल द फॉर्मेट्स, प्रीलिम्स, मेंस, एसे राइटिंग, इंटरव्यू, एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय अनअकैडमी। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो आपको अनअकैडमी, जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं उसको अनअकैडमी प्लस कन्वर्ट करते ही आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फाइन, एंड ऑल्सो बाय प्लस आई मीन गेटिंग द सब्सक्रिप्शन। So when you are going for the subscription, do not forget to apply the code SIMPLEYT, that is SIMPLEYT. This is the code that you have to use when you are going for the subscription, when you are getting the subscription on Unacademy. You know, Unacademy is the like India's largest learning platform. Okay, तो इस पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना चाहिए। फाइन, तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए आप SIMPLEYT यूज़ कीजिए कोड। Okay, this is Unacademy's Champions Conclave. This is a session where the toppers of UPSC 2019 would come and they will share the tips, tricks, tactics, strategies and the book list, their timetable and many other things, all the things which are related to their preparation journey.
ठीक है, जो टॉपर्स हैं वो शेयर करेंगे आके, और जब वो आपको वो कुछ उनकी जर्नी बताएंगे ना, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। फाइन, और जो भी चीज़ें उन्होंने करी हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु हैव क्रैक्ड द एग्जाम, नॉट यू। ओके, तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, आप उनमें से जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, जो भी पॉइंट्स आपको आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगे, आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उनको अपनी जर्नी में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशंस है, ये 10 AM to 12 AM करने का, एंड दीज आर फ्री टू अटेंड कॉन्क्लेव। Okay, this is T20 of current affairs test series. This is again the test series. It would be conducted on 7:30. It would be having 20 questions that you have to do in 20 minutes. The test report card would be provided right after submitting this test. उसमें आपको out of 40 marks दिए जाएंगे। मार्क्स सिर्फ नहीं दिए जाएंगे, उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा आप कौन से एरियाज में वीक हैं, ओके, वेयर यू आर गेटिंग द पॉजिटिव रिमार्क्स, ठीक है, एज वेल एज नेगेटिव रिमार्क्स। तो आपको इसमें आपकी डेली एनालिसिस होगी, ठीक है। अब जो करंट अफेयर्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड या इंडिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस में कंपाइल करने की कोशिश करता है यूपीएससी, जिससे कि आपके डेली बेसिस पर, ठीक है, एक वो बिल्डअप हो सके कि आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, आप उससे कितना रिजल्ट पा रहे हैं। तो वो यही चेक करने एक रास्ता है जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। फाइन, सो द लिंक्स to our channel are given below. You can click on those links to get to our channel, and there you will not only find the stuffs related to UPSC syllabus. Other than that, you will also have some important content which is important for UPSC preparation, like the motivational videos wherever you are losing your way, and also the strategies, the book list, daily news analysis, and many more things you will be able to find on our channel. So go and click these links to join our channels. Now we are starting. What are we studying? First of all, we need to remember we are studying Anglo-Burmese third part, that is third Anglo-Burmese war. तो अब जो third Anglo-Burmese war पढ़ रहे हैं, उससे पहले 2 Anglo-Burmese war हो चुके हैं। जो 2 Anglo-Burmese war हुए थे, वो मैंने देखिए, जब मैंने सेकेंड Anglo-Burmese war पढ़ा था, तो मैंने आपको फर्स्ट की थोड़ा सा ब्रीफ, आई जस्ट गेव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के जो फर्स्ट Anglo-Burmese war हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब हम सेकेंड Anglo-Burmese war भी पढ़ चुके हैं, जब हम थर्ड पढ़ रहे हैं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि पिछले 2 हैं, उनमें मतलब वी शुड हैव द स्टोरी इन आवर माइंड, ठीक है, कि क्या हुआ था उससे पहले। तो देखिए, फर्स्ट Anglo-Burmese वॉर था वो 1824 से लेकर 26 तक हुआ था। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें याद रखनी हैं। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसके जो रीजंस थे, देयर वाज नो एज सच गुड रीज़न, लेकिन रीजंस तो अगर आपको लिखने को आ ही रहा है तो रीजंस इसके थे कि जो बर्मीज थे, ठीक है, वो चाहते थे कि जो शाहपुरी आइलैंड है उसको न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये करने से डिनाई कर दिया था। और साथ ही ये भी हुआ था कि जो उस टाइम पे अरांकन एरिया के जो लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही थे, तो वो लोग थे, वो जो बर्मा टेरिटरीज है, उनकी बाउंड्री पे जो टेरिटरीज है उनको अटैक कर रहे थे। तो उनको जब अटैक कर रहे थे तो द बर्मीज पीपल दे आस्क्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू गेट इट स्टॉप्ड, ठीक है, कि आप इसको रुकवाइए। तो ये भी चीज़ निगलेक्ट कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे। एंड ऑल्सो सी देयर वाज सो मैनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन दीज टू टेरिटरीज। जो बर्मीज थे वो काफ़ी एक्सटेंसिवली पावरफुल हो गए थे उस टाइम पे। उन्होंने मणिपुर कैप्चर कर लिया था, असम कैप्चर कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब बंगाल आया, ठीक है, बंगाल जब आता है तो ऐसा हुआ था कि बंगाल जो था वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। अब बंगाल में आके वो अपनी पार, ठीक है, जो बर्मीज है वो अपनी पार शो करना चाहते थे, वो तो दे पिक्ड फाइट विद ईस्ट इंडिया कंपनी देमसेल्व्स ओनली, ठीक है। तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स वहाँ पे होने लगे। तो जो बर्मा था, बर्मा ने ये सोचा कि हमने मणिपुर को इतनी इजीली कैप्चर कर लिया, हमने असम को इतनी इजीली कैप्चर कर लिया, देन व्हाई नॉट द बंगाल, ओके, द बंगाल टेरिटरी। तो उन्होंने सोचा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत आसानी से हरा सकते हैं। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज द
फेक फेक पावर सेंस ऑफ बर्मा। वो पावरफुल नहीं थे लेकिन दे वर हैविंग दिस ओवर कॉन्फिडेंस। तो उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मतलब लड़ाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या फ़ायदा देखा इस वॉर में, फर्स्ट वॉर की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने ये फ़ायदा देखा कि जो भी ट्रेड रिलेशंस वो बर्मा के साथ चाहते थे, जिसके अटेम्प्ट्स वो ऑलरेडी कर चुके थे लेकिन वो फेल हो गए थे, ठीक है। तो उनका जो ट्रेड था वो बर्मा की तरफ से रुका हुआ था, पहली चीज़ ये थी। और दूसरी चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे अपने इंपीरियल डिज़ाइंस को बढ़ाने को लेकर, ठीक है। वो अपने इंपीरियल डिज़ाइंस का यहाँ पे मतलब ये है कि वो अपना जो भी एरिया वो रूल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी वो एनेक्सेशन करते हैं वो एरिया को वो बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने जब इंडिया पे रूल करना स्टार्ट करते थे तो बंगाल के आगे ईस्ट तक वो नहीं पहुंच पाए थे अभी, ठीक है। तो ये बर्मीज वॉर्स जो है इन्हीं के थ्रू उनका ईस्ट में जितना भी एनेक्सेशन ईस्ट इंडिया कंपनी करती है वो एंग्लो बर्मीज वॉर्स के थ्रू ही करती है, ठीक है। तो ये उनके लिए एक मौका था, ये इस वॉर के थ्रू वो बर्मा पर कब्जा कर सकते थे और वहाँ से वो अपना ट्रेड भी चला सकते थे, ठीक है। और दूसरा उनका इम्पीरियल डिज़ाइन भी एक्सटेंड हो जाता। तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट वॉर लड़ने के लिए सोचा। ऑल्दो दिस वॉर वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड इन ब्रिटेन एज वेल एज इन इंडिया, क्योंकि देर वॉज नो सच गुड रीज़न, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी थी कि जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने इस वॉर को अच्छे से प्लान नहीं किया था, इट वॉज पुअरली प्लान्ड, ओके। तो जब प्लान ही नहीं है तो आप एग्जीक्यूशन जब करते हैं तो जो मैन पावर थी, ठीक है, और जो मटेरियल्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इस जो चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ब्रिटेन में बाय हिस्टोरियंस। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन हुआ। बर्मा जो था वहाँ पे आके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 साइड से अटैक किया था, जो रंगून के साइड से अटैक किया, ठीक है। वहाँ पे वो फाइनली जीत गए थे और उसके बाद वो घुस गई, ईस्ट इंडिया कंपनी घुस गई बर्मा में। वहाँ पे घुसने के बाद उन्होंने अपने ट्रेड रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए सोचा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, अब जब वो हार चुके हैं तो ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन की गई। वॉर इंडेमिनिटी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ ली गई थी, ठीक है। कॉम्पनसेशन प्राइसेस तो उनको पे करनी ही होती थी। तो ये फर्स्ट वॉर की बात होगी। सेकेंड वॉर क्या था, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर ये था कि उसमें ऐसा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो ट्रेड रिलेशंस बर्मा के साथ थे वो उतने अच्छे नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी द पार्टनर्स, ठीक है, जैसे कि उस टाइम पे जो शेपनी और लुइस करके एक कंपनी थी वो पार्टनर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी काम करते थे। तो वो बर्मा में अपना ट्रेड कर रहे थे। तो वहाँ के जो किंग थे उन्होंने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उससे रेंट मांगा, ठीक है, टैक्स मांगा। वो टैक्स नहीं देना चाहती थी कंपनी, तो वो टैक्स नहीं देना चाहती थी। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उन्होंने एक मैसेज भेजा दैट वी डू नॉट वांट टू पे द टैक्स टू द किंग, यू डू समथिंग। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन संभाल रहा था, उस टाइम डलहौजी संभाल रहे थे। तो डलहौजी ने इतनी सी बात पर ही क्या कर दिया, जो एक नेवल ऑफिसर था, ठीक है, वो लेमहर्ट, तो उनको भेज दिया गया बर्मा कि आप जाके इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कीजिए। तो जब वो यहाँ पे आए तो उनके जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो काफ़ी ख़राब था। उन्होंने क्या किया था, जो कॉम्पनसेशन प्राइस था उसको बढ़ा दिया था। किंग को उन्होंने फोर्स किया माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है। और उन्होंने जो रॉयल शिप्स थे उनको भी कैप्चर कर लिया था, जो पैलेस थी उनको कैप्चर कर लिया था। तो ये कुछ जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन था वो काफ़ी गलत था, लेकिन उस टाइम पे इसको कुछ गलत ही नहीं माना गया ना। तो ये जब हुआ तो इसके करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने देखा कि जो राजा है वहाँ का, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दीज एक्टिविटीज, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द किंग्स साइड एंड दिस एंगर्ड लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने इसी बात पे वॉर कर दिया, ठीक है, इसी बात पे युद्ध चालू हो गया। अब बर्मा जो ऑलरेडी वीक हो चुका था, काफ़ी वीक हो चुका था, अब उसको फाइट करनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बर्मा की हार हो गई। अब जब इसमें हार हो गई तो उन्होंने एनेक्स कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को एनेक्स कर लिया, ठीक है। अब थर्ड बर्मीज वॉर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फाइन, सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल द
बैकग्राउंड इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर कि फर्स्ट वॉर सेकेंड वॉर अब थर्ड हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। द इंग्लिश ग्रेजुअली इंक्रीज देयर होल्ड ऑन बुर्मा बाय सब्सिक्वेंट ट्रीटीज, ठीक है। In 1862 they got the right to trade with China through territory of Burma। अब उन्होंने अपना ट्रेड कहाँ चालू कर दिया था? बर्मा, ठीक है। उन्होंने किसके थ्रू चालू किया? बर्मा के थ्रू उन्होंने अपना ट्रेड चालू कर दिया। इट वाज अ स्मॉल, इट वाज यू नो शॉर्टर पाथ, नो, वो वहाँ से जल्दी ट्रेड कर सकते थे। फाइन। In 1867 by another treaty Burma gave up its monopoly of trade on every other article except oil, wood and precious stones. The Burma court also accepted an English resident who was accorded the right to safeguard the interest of British citizens in Burma। ठीक है, रेजिडेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उनका क्या काम होता था। तो अब बर्मा ने एक रेजिडेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया था। First, it was forced to abolish certain trade duties and monopolies, except a political representative at Bhamo, and concede the right to travel through the river route between Yunnan and Rangoon। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी ये वॉर के दौरान। The English planned to lay a railway line from Rangoon to Prom, which would have served not only their trade interests but would also have facilitated the movements of their army and its supplies। ठीक है, रेलवे लाइन को भी डाल लिया गया था। ये रेलवे लाइन उनके ट्रेड इंटरेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो इससे उनका जो आर्मी का मूवमेंट था और जो सप्लाईज थे वो भी इजीली हो सकता था रेलवे लाइन के थ्रू, तो रंगून से प्रोम तक। Yet all these advantages failed to satisfy the greed of English। अब देखिए, आपको जितने भी बेनिफिट्स हमने पढ़े, सारे बेनिफिट्स सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ही तरफ थे। उन्होंने ट्रेड ड्यूटीज हटवा दी थी, उनको मोनोपोली मिल गई थी सारे ट्रेड्स के, एक्सेप्ट बुर्मा ने 3 चीज़ों की नहीं दी थी, ऑयल, वुड एंड प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, अब वो चाइना में भी ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, बट स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड। Many English traders and administrators suggested complete annexation of Burma to the government in India prior to the Third Anglo-Burmese War। अब हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सेकेंड एंग्लो-बर्मीज वॉर के बाद हो रही हैं, ठीक है। अभी थर्ड एंग्लो-बर्मीज वॉर आया नहीं है, उससे पहले ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें एक्सप्लॉयटेशन तो बर्मीज का ही हो रहा है बेसिकली, और ईस्ट इंडिया कंपनी इज अर्निंग मोर एंड मोर, इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इनकम थ्रू देयर ट्रेड पॉलिसीज इन बर्मा। फाइन। अब एक किंग की एंट्री होती है, ठीक है, एक राजा आते हैं, वो राजा का नाम है किंग मिंडन। अब किंग मिंडन आते हैं, ही सेंट एन एम्बेसडर टू पर्शिया एंड अटेम्प्टेड टू सेंड वन टू रशिया। देखिए, उनकी ग्रीड क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि जो बर्मा है क्यों ना हम उसको कम्प्लीटली एनेक्स कर लें। तो इसके ही दौरान जब ये सब चल रहा था, किंग मिंडन आए थे, उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा, एक पर्शिया और दूसरे को रशिया भेजा, टू सीक सम हेल्प फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। His attempts to establish direct link with the Queen of England were also foiled by Indian government। He also attempted to make cannons and muskets in his country. Thus, the King Mindon attempted to strengthen himself against the English, though he did not spoil his relations with the latter। ठीक है, वो एक तरीके से खुद को स्ट्रेंथन भी कर रहे थे, ठीक है, उनका जो किंगडम था उसको स्ट्रेंथन भी कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेंथनिंग के चक्कर में उन्होंने जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं किए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वॉर होता है तो दैट डिफीट दे हैव टू एक्सेप्ट द डिफीट, ठीक है, उनको हारना ही है। तो उन्होंने जो किंग मिंडन थे उन्होंने स्ट्रेंथन किया खुद को, लेकिन he did not spoil his relations with the East India Company। फिर आते हैं किंग थिबॉ मिन। किंग मिंडन died in 1878 and he was succeeded by his son थिबॉ, ठीक है, who was a young man of early 20 years of age। Lord Lytton demanded several facilities from him and all of them were granted except the abolition of the practice of putting off the shoes by English officers in the presence of the king। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे, लॉर्ड लाइटन थे, उन्होंने काफ़ी सारे डिमांड्स रखे थे थीबॉ के सामने,
और वो सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट भी किया गया था, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड भी की गई थी। लेकिन ये सब ग्रांट करने के बावजूद उन्होंने एक जो फैसिलिटी थी वो नहीं अबॉलिश, एक उनकी प्रैक्टिस थी उसको अबॉलिश नहीं किया था कि जब भी कोई राजा कोर्ट में है तो जो इंग्लिश ऑफिसर्स हैं उनको शूज़ उतार के ही एंटर करना है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को उन्होंने अबॉलिश नहीं किया था, इस प्रैक्टिस को उन्होंने नहीं बंद किया। इन जनवरी 1855 बुर्मा साइंड अ ट्रीटी विथ फ्रांस। So far they had the monopoly over the trade in Burma and in no case were they prepared to share it with the French. अब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी मोनोपोली थी उनके पास बर्मा में। अब जो किंग थीबो है उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली फ्रांस के साथ, तो अब जब फ्रांस के साथ ट्रीटी साइन कर ली है तो मोनोपोली का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि उनके पास अब मोनोपोली ना रही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो ये चीज़ जो है इंग्लिश को अच्छी नहीं लगी थी। सो बाय 1885 अगेन सर्कमस्टांसेस वर क्रिएटेड विच एग्जिस्टेड बिफोर द सेकेंड बर्मीज वॉर। अब देखिए फिर से ट्रेड की वजह से ही ये वॉर होने वाला है। Lord Dufferin, the then Governor General of India, was in no way prepared to accept the French influence over Burma and became convinced of the desirability of annexing Burma. अब वो नहीं चाहते थे कि जो बर्मा है वो किसी और फॉरेन पावर से हेल्प ले, किसी और फॉरेन पावर को शेल्टर दे बर्मा में, ठीक है। वो अपना ट्रेड को शेयर नहीं करना चाहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे बचने के लिए क्या किया, एक वॉर चला दिया, ठीक है, फिर से युद्ध चला दिया। तो अब देख रहे हैं ये कितने सेंसलेस रीजंस है वॉर करने के। जो ईस्ट का एनेक्सेशन था इट वाज टोटली बेस्ड ऑन सेंसलेस रीजंस एंड कॉजेस। फाइन। द थर्ड बर्मीज वॉर however could not be postponed for long time. It started because of dispute between Burmese government and an English company called Bombay Burma Trading Corporation. The government asked the company to pay its dues and some penalty as well. The company asked Burmese to refer the case to Governor General of India, but Burmese refused. ठीक है, ये एक देख रहे हैं एक सीरीज ऑफ इवेंट है। क्या हुआ, थर्ड बर्मीज वॉर का स्टार्ट कहाँ से होता है, जो बर्मीज गवर्नमेंट थी और बर्मा में एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही एक पार्टनर जिसको कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं, ठीक है, वो ट्रेड कर रही थी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बर्मीज गवर्नमेंट ने बोला कि आप ड्यूज़ पे कीजिए जो और एक पेनल्टी भी पे कीजिए, कम ऑल्दो उनका अमाउंट कम था, लेकिन कंपनी ने डिनाई कर दिया उसको पे करने से और बर्मीज गवर्नमेंट को बोला कि आप ये केस गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनके पास ले जाइए। बर्मीज ने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है। और जो इंग्लिश थे तो इस टाइम पर जब ये हो रहा था तो गवर्नमेंट के आगे उन्होंने क्या कुछ डिमांड्स रखे थे। पहली चीज़ ये थी कि इट शुड प्रोवाइड द इंग्लिश ऑल फैसिलिटीज़ टू ट्रेड विद चाइना। दूसरी चीज़ क्या थी, बर्मा शुड एक्सेप्ट एन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव टू सेटल इट्स डिस्प्यूट विद द कंपनी एंड नो स्टेप शुड बी टेकन अगेंस्ट इट बिफोर द रिप्रेजेंटेटिव रीचेस बर्मा, ठीक है। और उनको ये भी बोला गया कि आप इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव अपने कोर्ट में परमानेंटली प्लेस कीजिए, ठीक है, उसको परमानेंटली अपॉइंट कीजिए अपने कोर्ट में। इट शुड सीक द एडवाइस ऑफ द गवर्नर जनरल कंसर्निंग ऑल इट्स फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, जैसा कि वो इंडिया में करते आ रहे थे। उन्होंने ऐसी ही कुछ पॉलिसीज़ बर्मा में लागू करने के लिए सोचा कि आप जितने भी फॉरेन रिलेशंस बना रहे हैं उसमें हमारी कंपनी इंटरफेयर करेगी। फाइन, तो वो पॉलिटिकली भी इंटरफेयर करना चाहते थे। तो ये सब जब हुआ तो इसी के लिए वॉर हुआ और वो वॉर में हमें पता ही है कि बर्मा हार गया होगा क्योंकि इट वाज लेस पावरफुल, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जो किंग थीबो थे, ओके, ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ। Burma was annexed to British Empire by a proclamation in January 1866. 1865 में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, 1885 में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। फाइन, और ये 1886 तक एनेक्स कर लिया गया था पूरा बर्मा को। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट एंग्लो-बर्मीज वॉर। इट वॉज द थर्ड एंग्लो-बर्मीज वॉर। नाउ we have completed the series of Anglo-Burmese wars,
ठीक है। तो हमें ये पूरा आइडिया होना चाहिए कि जो ईस्ट का एनेक्सेशन था वो बर्मीज वॉर के थ्रू हुआ था। ऑल्दो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने देखा कि छोटे छोटे वॉर्स थे, ठीक है, 1 साल 2 साल, इतना लंबा कोई भी वॉर नहीं था। जैसे कि हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़े थे, ठीक है, वैसा कोई भी वॉर नहीं था। लेकिन दीज वॉर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि साउथ में एनेक्सेशन कैसे हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर चल रहे थे, सेंट्रल पार्ट्स कैसे एनेक्स किए, एंग्लो मराठा वॉर चले, जो नॉर्थ के पार्ट है, ठीक है, वो कैसे सिंध मतलब पंजाब वगैरह कैसे एनेक्स किया, एंग्लो सिख वॉर चले थे। अब ये जो ईस्ट है वहाँ पे जो बंगाल था, बंगाल कैसे एनेक्स किया बक्सर और प्लासी के युद्ध से। अब ईस्ट को कैसे एनेक्स किया, एंग्लो बर्मीज वॉर से, ठीक है। तो हमने पूरी इंडिया कैसे एनेक्स की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हमने वो पूरा मतलब इस सीरीज के थ्रू देख लिया। ओके, so I guess this was all from my side regarding Anglo-Burmese war. I hope you would like the video, and also thanks for listening to me. Keep learning with us. Thank you.